नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सक में हमारे साथ देश के वित्त मंत्री रहे और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा साहब, जिनको मैं बड़े आदर से राजपुरुष कहता हूं, क्योंकि आजकल राजपुरुषों की बहुत किल्लत लग रही है देश में। तो यशवंत सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सिन्हा साहब, आपका सिद्धू ने सक में स्वागत है। और हमने आज आपको ये अनुरोध किया था कि देश की वित्तीय परिस्थिति खड्डे में जा रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कोरोना काल की याद वैसे भी दे रहे थे, संसद में भी, राज्यसभा में भी, और चुनाव जैसे ही समाप्त हुए 5 विधानसभाओं के, उसके बाद में उनको तुरंत याद आया और उन्होंने 7 पॉइंट प्रोग्राम की घोषणा कर दी और स्वयं विदेश यात्रा पर जा रहे हैं सप्ताह भर की, जिसकी कोई आवश्यकता तो थी नहीं, मगर औरों को उपदेश कर रहे हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए, आपको सोना नहीं खरीदना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। और पता नहीं, यानी चूंकि आप वित्त मंत्री रहे हैं, देश की आर्थिक परिस्थिति के बारे में, युद्ध के बाद में जो परिस्थिति निर्माण हुई है, अमेरिका और इजराइल ने जिस प्रकार से ईरान पर हमला किया, आक्रमण किया, और उनके जो धार्मिक नेता उनको शहीद किया गया, तो प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं था उनको श्रद्धांजलि देने का। मगर जैसे ही चुनाव समाप्त हुए, ये चुनाव जीवी, आपके शब्दों में कहूं तो, प्रधानमंत्री जी को ये सब याद आया और वो महान उपदेशक हैं। मगर हम आपसे अनुरोध ये करते हैं कि हमारे दर्शकों को आप देश की आर्थिक परिस्थिति क्या है और किस संकट से हमें गुजरना होगा और क्या क्या करना चाहिए और युद्ध का अंत कब आएगा, ये इसके बारे में आपका विश्लेषण हम चाहते हैं। साथ ही आज एक अच्छी खबर तो आई है तमिलनाडु से कि वहां विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए मोदी शाह ने कई प्रयास किए राज्यपाल के मार्फत। बावजूद इसके उनको आज विश्वास का मत भव्य बहुमत के साथ अर्जित हुआ है, मिला है। तो ये एक अच्छी खबर है, ऐसा हम मानते हैं। बस सीधा मैं आपके पास आता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप देश की परिस्थिति, देश की जनता को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और प्रधानमंत्री का उपदेश जो है वो स्वयं कितना अनुपालन करते हैं, उसके बारे में भी आप कृपया बताएं अपने विश्लेषण में। सिन्हा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई। एक बहुत ही गंभीर विषय आपने चर्चा के लिए आज के दिन चुना है। और आपको याद होगा कि जो ईरान का युद्ध था, ईरान अमेरिका इजराइल वाला, वो युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को। 28 फरवरी तो मतलब हुआ कि मार्च, अप्रैल और मई के जो दिन गुजर गए, इतने दिनों तक ये युद्ध चल रहा है। और जब ये युद्ध शुरू हुआ, उसी समय जितने जानकार लोग थे उनको ये पता था कि इस युद्ध का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि देश ने इसके पहले भी इस तरह की परिस्थितियों को झेला है। मैं स्वयं वित्त मंत्री था चंद्रशेखर जी की सरकार में, जब 91 का तेल संकट भी हुआ था और विदेशी मुद्रा का संकट भी हुआ था। और क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि इराक अमेरिका में युद्ध हो रहा था। तो उसके बाद आपको याद होगा कि 2003 में फिर यही स्थिति बनी। फिर उस मध्य एशिया में युद्ध शुरू हुआ और हमारे देश के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ना शुरू हुआ। देश ने उसका मुकाबला किया
और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन दोनों के बीच में एक और संकट आया था जब वाजपेयी सरकार में प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे, और दुनिया के सारे जो ताकतवर देश थे जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उन लोगों ने क्या किया कि हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। जी। तो आर्थिक प्रतिबंध, वो हमारी पत्नी को एक टीका लगाना है, तो मैं 1 मिनट के लिए, थैंक यू। तो उस समय भी देश एक संकट की परिस्थिति से गुजरा। लोग कहते हैं आप क्या करते आज होते तो। मैं अगर आज होता या तो वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले मैं वित्त मंत्रालय को कहता कि भाई इसके पहले जो पिछले 20-30 साल में जो संकट आए हैं देश के, इसी प्रकार के संकट, तो हम लोगों ने उस समय की सरकार ने क्या कदम उठाए जी, और उस पर हम कुछ और अपनी अकल लगा के जोड़ते, और फिर कहां से आदेश निकलता, सबसे पहले वित्त मंत्रालय की ओर से, और वित्त मंत्रालय ये आदेश देता सारे राज्य सरकारों को और साथ साथ भारत सरकार को कि आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाने हैं, ये वाले ऑस्टेरिटी, मितव्ययता करनी है, खर्च में कटौती करनी है। और खर्च में कटौती कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो आप सीधा एक लाइन खींच देते हैं कि भाई आपका जो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है उसमें 10% की कमी हो गई, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। सरकारी कार का दुरुपयोग मत करो, सब लोगों की हवाई यात्रा के ऊपर कटौती करो, विदेश यात्रा के ऊपर कटौती करो। तो सरकार एक उदाहरण पहले सेट करती है अपने ऊपर जी, अनुशासन को लागू करके। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कैबिनेट के दूसरे मंत्री, इनको उदाहरण सेट करना पड़ता है, राज्य सरकारों को उदाहरण सेट करना पड़ता है। आपको ये भी याद होगा कि जब 1965 का वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि एक शाम का खाना आप लोग छोड़ दीजिए। जी, तो सब लोगों ने एक शाम का खाना छोड़ दिया था अन्न बचाने के लिए। मोदी जी की अपील जो आई है उसका क्या असर पड़ा है? उसका असर पड़ा है कि लोग इस अपील पर हंस रहे हैं कि वाह मोदी जी वाह, हमको तो आपने कहा कि बेल्ट को टाइटन करो, और खुद हवाई जहाज में बैठ के, कई करोड़ का हवाई जहाज है उसमें बैठकर, और देश का ईंधन खत्म करके आप विदेश यात्रा पर कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? वो गए फिनलैंड, वो गए नॉर्वे, वो गए हॉलैंड, और रास्ते में इटली होते हुए लौटेंगे। ये तीनों देश जो हैं उत्तर यूरोप के देश हैं। गर्मी में भी यहाँ बहुत अच्छी ठंडक रहती है, इसलिए मोदी जी ने अपने आराम के लिए इन सबको चुना, इन तीनों देशों को। और रास्ते में इटली में रुकेंगे, क्योंकि इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वो आप जानते हैं महिला हैं, देखने में बहुत अच्छी हैं, उनसे मुलाकात हो जाए तो क्या बुरा है। तो घूमने निकल गए। वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई आदेश अभी तक निर्गत नहीं हुआ है सरकारी विभागों के लिए, मंत्रालयों के लिए, कि आपको क्या कटौती करनी है। सरकार उदाहरण नहीं सेट करेगी, सरकार लोगों से कहेगी कि तुम ये मत करो, वो मत करो। और इसीलिए मोदी जी का आज मजाक उड़ रहा है पूरे देश में, और कोई इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है, और मुझे लगता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो ये विषय हुआ। दूसरा विषय है इससे भी गंभीर, कि जब ईरान का युद्ध शुरू हुआ तो उसी समय हमको ये समझ लेना चाहिए था कि तेल की कीमतों में भारी इजाफा होगा।
बढ़ेंगी। जी और कच्चा तेल जिसको हम आयात करते हैं 80% से ऊपर, वो एक ऐसा वस्तु है जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था की कई गतिविधियां जो हैं वो निर्भर करती हैं। तो वहां पर जब कीमतें बढ़ती है ना, तो इसका असर सारी अर्थव्यवस्था के ऊपर होता है। अब इसका असर पड़ेगा क्योंकि तेल केवल हम कार में और मोटरसाइकिल में नहीं यूज करते हैं। तेल जो है उसका ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री प्रभावित हो जाएगी इससे। तो हमारा सर्विसेज सेक्टर है वो प्रभावित हो जाएगा। भारत का ग्रोथ रेट जो है वो गिर जाएगा। बहुत ये लोग डींग हाँक रहे थे कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए या चौथी अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए, अब वहां से भी फिसल गए। जी बोल रहे हैं कि 1947 में हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। लोगों ने 2045। कैलकुलेशन किया है हाँ हाँ, कि जी विकसित राष्ट्र बनने के लिए हरि भाई भारत को लगातार 8% प्रति वर्ष की दर से ज्यादा ग्रोथ रेट अचीव करना पड़ेगा। सही हम बात। 5% पर आ गए, 6% पर आ गए, तो हम कैसे बनेंगे? तो सपने दिखाने का काम, झूठ बोलने का काम, यही आदत रही है मोदी सरकार की इतने दिनों में। और क्यों इंतजार किया उन्होंने 80 दिन का, 75 दिन का? इंतजार चुनाव थे। इसलिए किया कि चुनाव थे। चुनाव में क्या उन्होंने कोई इकोनॉमी का मेजर लिया? नहीं, अपना प्लेन है, मौज मस्ती है, उठाए चल दिए जहां जाना है। आप कैलकुलेशन कीजिएगा कि प्रधानमंत्री के हर यात्रा में, उनकी हर यात्रा में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, चाहे वो चुनाव हो या अदरवाइज। जी इसलिए प्रधानमंत्री का क्या संदेश है देश के नाम आज के दिन? कि मैं तो घूमूंगा भैया, हमको घूमने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं अच्छी अच्छी जगहों पर जाऊंगा। हमारा हवाई जहाज है, हमारी गाड़ियां हैं, सब विदेशी हैं, हम उसमें घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे। आप लोग अपनी कमर कसो, आप लोग सब कुछ कम करो, आप संकट झेलो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका एक व्यापक असर पड़ने वाला है हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। अभी कुछ कुछ दिखना शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में और भयंकर होगा। और दूसरी तरफ हमारे मौसम के ऊपर एल नीनो का असर होने वाला है। और जो बारिश है इस वर्ष, मानसून की बारिश, वो 8% कम होने वाली है। तो इसका जी मतलब हुआ कि कृषि का उत्पादन भी कम हो जाएगा। देश के कई भागों में सुखाड़ जैसी स्थिति बन जाएगी। तो एक भारी संकट हमारे सामने खड़ा है और हम चुनाव में व्यस्त हैं। हमको चुनाव जीतने के अलावा दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है। मैं आज बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आपको ये कहना चाहता हूं हरि भाई, मोदी जी अर्थव्यवस्था नहीं समझते हैं। जी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, सीधे एक मुख्यमंत्री थे, वहां से प्रधानमंत्री बन गए। भारत सरकार में इसके पहले उन्होंने कभी काम किया नहीं। जो देश की समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे होगा, इसका कोई आइडिया मोदी जी को नहीं था। तो जब तक सब कुछ ठीक ठाक था उसका वो चलाते रहे। आज गंभीर परिस्थिति है तो विदेश भाग गए। सर, वो यहां पर भी जब मुख्यमंत्री थे, वो जो आंकड़े दे रहे थे वो भी आर्टिफिशियल आंकड़े दे रहे थे। जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 22% उन्होंने दिखा दिया था। त्रिपाठी उनके पास एक्चुअल लेके गए तो वो बोले और जैकअप करो, और जैकअप करो। और मुख्यमंत्री के सलाहकार ने जब पूछा त्रिपाठी को कि भैया ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उसने कहा साहब मुझसे मत पूछो ये सब। यानी ऊपर से आदेश आता है
और अधिकारी जैकअप करते हैं। आप तो आईएएस अधिकारी रहे हैं, आईएएस अधिकारी को भी मंत्री को गाइड करना होता है, तथ्यों के आधार पर सही बातें बताना होता है, मगर अब तो स्पाइनलेस क्रीचर्स अधिकारी बन गए हैं। क्या करेंगे इसका, अब क्या होगा सर? नहीं, ये भारत सरकार में आप ठीक बिल्कुल कहा, भारत सरकार में आने के बाद भी ये यही काम कर रहे हैं। इसलिए इनके जो आंकड़े हैं, जो सरकार के आंकड़े हैं, उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। यहाँ पर भी यही हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो प्रक्रिया है ना, उसमें क्या होता है कि जो सांख्यिकी विभाग आंकड़े इकट्ठा करता है, तो उसको रिलीज करने के पहले वो लोग सबसे पहले दिखाते हैं प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, और पहले दिखाने का मतलब ये है कि या तो आप इसके लिए तैयार हो जाओ अगर बुरी खबर है तो यहाँ पर जैसे ही बुरी खबर आई तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये नहीं चलेगा, इन आंकड़ों को मत रिलीज करो, इसको ड्रेसअप करो, इसको बढ़ाओ। और भारत सरकार में भी ये लोग यही कर रहे हैं। और इसलिए भारत सरकार के आंकड़े आईएमएफ ने भी कहा है कि भरोसे के योग्य अब नहीं है। सही बात। हर तरह से खेल, बस खेल करो, इवेंट करो और दुनिया और देश के लोगों को बेवकूफ बनाओ। मगर सर, ये जीतते जाते हैं चुनाव, कैसे जीतना बस उनका एक ही मकसद रहा है, और चुनाव आयोग उनकी जेब में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हमें आशंका उठती है। जैसे बंगाल में जिस प्रकार से लाखों की तादाद में मतदाताओं को अपने मताधिकार से वंचित किया गया, जेन्युइन मतदाताओं को, तो अब क्या कहेंगे? नहीं, तो इसीलिए चुनाव आयोग के माध्यम से हरि भाई, इन लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया। और मेरा अपना मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको जो धक्का लगा ना कि 303 सीट से 240 सीट पर आ गए जी, तो मोदी अमित शाह बैठे कि भाई अब चुनाव जीतने के लिए हमको ऐसा एक उपाय करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल फुल प्रूफ होगा और हम आवश्यक रूप से उस चुनाव को जीतेंगे। तब उन्होंने तरीका निकाला कि एसआईआर करो और बेईमानी से करो, ईमानदारी से मत करो, बेईमानी से करो। 27 लाख लोगों का नाम कटा बंगाल में, 5 लाख नए नाम जोड़े गए। नाम जो जोड़े गए वो ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। नाम जिनका कटा वो आवश्यक रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं थे। जी। और दोनों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो अंतर था वो इससे कम था। उसी तरह इन लोगों ने हरियाणा का चुनाव जीता, उसी तरह इन्होंने बिहार का चुनाव जीता, बंगाल का चुनाव जीता। तमिलनाडु में ये जानते थे कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, प्रयोग करने के बाद भी। केरल में ये जानते थे कि प्रयोग करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब इनके पास एक ऐसा औजार आ गया, हथियार आ गया है एसआईआर का, कि जिसका इस्तेमाल करके ये जहां चाहे वहां चुनाव जीत सकते हैं। और अगर विपक्षी दल चेते नहीं तो आने वाला भविष्य उनके लिए बहुत खतरे से भरा है, क्योंकि वो कभी चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। इसलिए उनको गंभीरता से इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था जो है वो डावाडोल हो गई है, और जो पॉलिटिकल व्यवस्था है वो पहले से ही डावाडोल थी। नीट की परीक्षा में देखिए किस तरह की धांधली हुई। नौजवानों का भविष्य जो है वो इन्होंने चौपट कर दिया। तो चारों तरफ आप देखिए समाज में एक निराशा का वातावरण है। मैं आपको बताऊं कि आज के दिन भी मेरे क्षेत्र से जो लोग मिलने आते हैं हमसे, उनका एक ही रिक्वेस्ट हमसे होता है कि मेरे बच्चे को कहीं नौकरी लगवा दीजिए। क्यों? क्योंकि नौकरी कहीं है ही नहीं। सही बात। बेरोजगारी चरम पर है और इतनी परेशान कर रही है लोगों को कि जिसका उन्हीं लोगों को अंदाज है जो सफर कर रहे हैं।
मगर सर ये कब तक चलेगा? क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से विपक्ष के लोगों को भी खत्म कर रहे हैं, यानी वन पार्टी रूल की और हम जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। बिल्कुल और विपक्षी नेता भी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि जो गठबंधन, मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन भी बना था, वो भी अब तीतर बीतर हो रहा है। खत्म हो गया। इंडिया गठबंधन अब नहीं बचा है और विपक्ष को नए ढंग से सोचना पड़ेगा कि अगर एका करना है तो कैसे करेंगे और आगे चुनाव लड़ने का कोई मतलब है या कोई मतलब नहीं है। तो बैठ के इन लोगों को विचार करना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम सबको एक करेंगे और तुरंत कांग्रेस वालों ने, सीपीएम वालों ने उसका विरोध कर दिया। तो हो तो कैसे हो विपक्षी एकता? जी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सही बात। जैसे अभी जो 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए उसमें मान लीजिए कि बंगाल में उन्होंने बंगाल हासिल किया। कैसे हासिल किया दुनिया जानती है। आसाम कैसे हासिल किया दुनिया जानती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, दे गेट अवे विथ इट। कानून कुछ भी कहे, उनको जो करना है वो ही करते हैं, यानी इस प्रकार से। मगर साउथ इंडिया में अभी तक उनको मेरे ख्याल से उतना प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। उसकी क्या वजह है? नहीं, तमिलनाडु में इनको प्रवेश नहीं मिला, इनको केरला में कोई प्रवेश नहीं मिला। एक कर्नाटका है जहां पर कि आज ये अपोजिशन में, विपक्ष में है, लेकिन वहां पर बीजेपी की सरकारें बनी है। आंध्र प्रदेश में इन्होंने कोई खास जड़ नहीं बनाया। तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है ना, उसमें इनकी जड़ें कमजोर हैं, इनका कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है। लेकिन अब हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में इन्होंने जरूर अपनी पकड़ मजबूत की है और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हरि भाई इनका मुकाबला सीधे कांग्रेस पार्टी से है। जी, असम में किससे मुकाबला था? असम में मुकाबला था कांग्रेस पार्टी से। और कांग्रेस पार्टी जो है वो पता नहीं उन्होंने केरलम का मुख्यमंत्री चुना कि नहीं चुना अब तक, लेकिन आज आज मेरे ख्याल से चुनने वाले थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि इतना दिन क्यों लगाया? इससे एक बुरा इमेज बनता है पार्टी का कि वही फैसले ही नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो कांग्रेस पार्टी को अपने को संगठित करना पड़ेगा हिंदी बेल्ट में बीजेपी को टेक ऑन करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो साउथ में जितना भी कमजोर हो पार्टी, जितनी भी कमजोर हो, वो हारेगी नहीं। जी सर, अंतिम एक सवाल मुझे पूछना है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से सोना खरीदने पर पाबंदी लगाने यानी बंद करने की बात कही है और पेट्रोल डीजल और महंगाई के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने उपदेश करा है, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सोना के बारे में उन्होंने जो कहा है, तो आप जानते हैं कि लाखों स्वर्णकार जो हजारों में, लाखों में हमारे देश में है और करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो उनके साथ काम करते हैं सोने का, वो तो सब बेरोजगार हो गए। एक जी, स्ट्रोक में मोदी जी ने उनको बेरोजगार कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी उन्होंने कहा है उसका व्यापक असर पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, सबसे बड़ी बात है। और कोई इनको मानने वाला नहीं है। जिस दिन वो अपील आया ना, मैं नहीं जानता हूँ गुजरात की शहरों में क्या स्थिति थी, दिल्ली में मैं बाहर निकला तो भयंकर ट्रैफिक जाम था। सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में जा रहे थे, बसें चल रही थी, ट्रक चल रही थी, जी, कोई असर जी, इसका नहीं पड़ा। तो नहीं पड़ेगा क्योंकि मोदी कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं है। मोदी दिन में 4 बार स्वयं कपड़े बदलते हैं। सही मोदी जो बात। है वो कोई उदाहरण मितव्ययिता का नहीं सेट कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये स्वयं उसका पालन नहीं करते हैं। और उपदेश देकर तुरंत विदेश चले जाना, उससे उनकी और भद पिट गई है। सही बात है। तो सर हमें भुगतना होगा
यानी अर्थतंत्र, अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से चरमराई है, तो अब तो हमारे जिम्मे तो वही आ रहा है, जनता के जिम्मे। मोदी जी ऐश करें और हम लोग, और मोदी जी के लोग ऐश करें और जनता भुगते, यही तो बाकी रहा है। एग्जैक्टली यही होने वाला हो रहा है। सरकार और सरकार के मंत्री इसका पालन नहीं करेंगे, जनता के ऊपर सारा भार होगा। और मैं आपको आज एक भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ये जो संकट आया है, आर्थिक संकट, वो सचमुच में भारत के लिए बहुत भयानक होने वाला है। रुपया 95 के ऊपर ऑलरेडी चला गया डॉलर के मुकाबले में। जी, स्टॉक मार्केट धड़ाम हो रहा है। लाखों करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट में जिन लोगों का लगा है वो सब उतने गरीब हो रहे हैं। तो इसका कृषि के ऊपर असर पड़ेगा, इसका उद्योग के ऊपर असर पड़ेगा, सामान्य जीवन के ऊपर इसका असर पड़ेगा। और हमको दुर्दिन के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस सरकार में कोई जानकारी ही नहीं है जो इसका मुकाबला करे। जी, आपने सही बताया, सरकार में जानकारी नहीं है। और हमारी वित्त मंत्री जो है, उनके पतिदेव जो कि स्वयं अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि उनको, यानी उनकी पत्नी को मालूम ही नहीं है अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ, और मोदी जी को भी मालूम नहीं है। कैसे चल रहा है? भगवान भरोसे, राम भरोसे चल रहा है। राम ने तो उनको वोट नहीं दिया पिछले लोकसभा चुनाव में, मगर वहां से सबक लिए और मेरे ख्याल से वो कैसे जीतना चुनाव, ये उन्होंने बराबर ढूंढ लिया है। और उसी पर प्रजा को जो भी कुछ वो कहते हैं, झूठ फैलाते हैं, झूठ मूठ की बातें करते हैं, खुद ऐश करते हैं और प्रजा को स्वदेशी का उपदेश करते हैं। विदेशी यात्रा पर जाते हैं, विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में संकट गहराने वाला है, ये बात उनकी समझ में आना चाहिए। जनता को तो समझ आ ही गया है। आज इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।